हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और एक ही क्लास में हम इसे खत्म कर देंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले जल्दी से रियल नंबर्स जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है मेरा नेचुरल नंबर, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ये कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद बच्चों क्या होता है मेरा होल नंबर, यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर। ये भी कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर के बाद आ जाता है बच्चों मेरा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है मेरे पास बच्चों? जीरो से लेफ्ट में भी नंबर होंगे और राइट में भी हमारे नंबर होंगे, यानी पॉजिटिव में भी नंबर होंगे और नेगेटिव में भी होंगे, और दोनों तरफ ये बच्चों हमारे इंफिनिटी तक जाएंगे, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। इंटीजर्स के बाद आता है बच्चों हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 9th क्लास में बहुत किया है हमने। p अपॉन q टाइप के नंबर होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसकी कंडीशन इसलिए होती है कि अगर q जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर के नीचे जब जीरो आता है, यानी जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी बन जाता है, यानी वो नॉन डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है। और रेशनल नंबर के बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर आ जाते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जब अगर हम q से p को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर की दो कंडीशन होती है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिकरिंग रहेगा। कैसा रहेगा? रिकरिंग। लेकिन कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जैसे अंडर रूट के अंदर नंबर, और ये ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इस टाइप के नंबर, या फिर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 1.3721705, मतलब और ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। टर्मिनेट अगर होगा तो वो रेशनल नंबर ही हो जाएगा। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई फिक्स पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा, तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, यानी जो आज मैंने आपको बताए वो सारे नंबर मिला के हमारे रियल नंबर होते हैं। क्लियर है ये बात? तो रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही होल नंबर आ जाते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ जाते हैं। कैसे? रेशनल नंबर p अपॉन q टाइप के होते हैं। तो इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये p अपॉन q फॉर्म बन जाएगी, इसके नीचे भी 1 लगा दूं तो ये भी p अपॉन q फॉर्म बन जाएगी। यानी ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी जितने भी टाइप के मैंने आपको नंबर्स बताए वो सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 10th के टॉपिक पे। ये हमने बेसिक रिवाइज किया था। फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट थ्योरम, जो कि हमारे रियल नंबर में सिलेबस में केवल यही है। इसी के एप्लीकेशन के हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? सबसे पहले हम इंटीजर्स देख लेते हैं, क्योंकि जो ये थ्योरम होती है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है। तो इंटीजर्स होते हैं मेरे -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से, यानी नेगेटिव में इनफाइनाइट तक वर्ड और पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक वर्ड। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये बोलता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं मेरे जितने भी, तो देखो इसमें पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होंगे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 को हम किसी में भी कंसीडर नहीं करते। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो वहां वो कहां से शुरू होंगे? पॉजिटिव इंटीजर वो हमारे कहां से शुरू होते हैं बच्चों? 1 से शुरू होते हैं, यानी 1, 2, 3। यानी अगर मैं ये कहूं तो ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की। तो वो बोल रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो 1 को छोड़ के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई होती है। तो हमारे दो टाइप के नंबर होंगे, फर्स्ट है प्राइम नंबर
और दूसरे टाइप के नंबर है हमारे बच्चे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे, या नंबर वन या तो वन से डिवाइड होगा या इटसेल्फ, यानी वो नंबर अपने से डिवाइड होगा, उसके दो ही फैक्टर होंगे, तो ऐसे नंबर को प्राइम बोलते हैं। और कंपोजिट, कंपोजिट कौन से होते हैं, अदर देन प्राइम, यानी प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, यानी हम उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसने ये बोला कर सकते हैं क्या, 100% होंगे। सपोज दैट मैं जैसे 24 नंबर ले लेता हूं, तो मैं इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर मैं ये देखता हूं कि ये जो 2 है ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये प्राइम हो गया, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो यानी मैंने 24 को किसकी फॉर्म में लिख दिया, प्राइम की फॉर्म में। तो ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है कि जो हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में, यानी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में न लिख पाए। तो इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, आप इसको लिख भी सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एक टर्म इसमें यूज और करी जाती है, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। की यूनिकनेस क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन as the product of prime numbers, ये आपको ध्यान देना है, प्राइम नंबर्स। तो हम और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। मैं एक नंबर बड़ा सा ले लेता हूं, थोड़ा 180 ले लेता हूं, तो जरा इसको लिख के देखते हैं। फैक्टर, प्राइम फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45, फिर ये 3 से कैंसिल होगा 15, फिर 3 से कैंसिल होगा 5, और फिर ये आ जाएगा 5 से कैंसिल होकर 1, यानी 180 को मैं लिख सकता हूं ये इनका मल्टीप्लिकेशन। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यूनिकनेस क्या होती है, ये बोलता है कि जो नंबर के प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी एक ही नंबर के अलग अलग प्राइम फैक्टर नहीं आ सकते एक्सेप्ट द चेंज इन देयर ऑर्डर। ऑर्डर तो चेंज हो सकता है बट जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो एक नंबर के सेम ही होंगे। जैसे 24 है तो इसके ये ही प्राइम फैक्टर आएंगे, केवल इसका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है कि मैं ऐसा लिख दूं, यानी जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, यानी उनसे अलग प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते। तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम यहां से समझ गए कि जो यूनिकनेस है, यानी कोई अगर नंबर हमें कंपोजिट नंबर दिया है तो उसके प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे, यानी वो बदल नहीं सकते, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लिखने का। क्लियर है। और दूसरा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मैं दोबारा से इसको डिफाइन कर देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे डिफाइन भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। क्लियर है। तो इससे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम उसको करते हैं, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक बार फंडामेंटल यूनिकनेस और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन और लिख देता हूं, जिससे आपको वो आप भी उसको नोट्स की फॉर्म में लिख लें कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर, जो मैंने बोला था उसी को बस लिख रहा हूं, कंपोजिट नंबर विल ऑलवेज बी यूनिक, विल ऑलवेज be unique except
देयर चेंज इन ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमारे यूनिक होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज बताई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड द यूनिकनेस ऑफ दिस थ्योरम। चलते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद 0। वो कह रहा है कि n की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, यानी 4 की कितनी भी पावर, यानी 4 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूं, वो उसके मल्टीप्लीकेशन में यूनिट प्लेस कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो देखो 4 के प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं, और उससे पहले हम एक चीज और समझेंगे कि जब भी हमें कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसमें 2 एटलीस्ट एक बार और 5 एक बार जरूर आएगा, क्योंकि 2 5 या 10, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ पे 2 into 3 into 7 कुछ भी लगाओ, अगर एक बार 2 और 5 दोनों आ गए हैं तो यानी उसके मल्टीप्लीकेशन में 0 जरूर आएगा। यानी जब भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें 2 और 5 एटलीस्ट एक बार आना जरूरी है, बाकी चाहे कुछ भी उसके साथ आगे लगाओ, जब भी हम किसी में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 0 तो आ ही जाएगा। बस ये है कि ये हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल वगैरह नहीं होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके जो 4 के प्राइम फैक्टर है केवल वो 2 है, 2 की पावर 2 हो गया और इसकी पावर हो गया बच्चों n, तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे देखो जो 4 के प्राइम फैक्टर है उसमें 5 है ही नहीं, तो 10 बनेगा ही नहीं, इसलिए तो लिख देंगे इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 देयर इज नॉट present 5 so that it never ends with 0, it never ends with 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी में, इसी टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5। अब की बार उसने क्या कर दिया, पहले डिजिट 0 दिया था, इस बार 0 और 5 दोनों के लिए दे दिया कि 0 भी नहीं होगा यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस 5 भी नहीं होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों जरूरी हैं, और 5 लाने के लिए हमारा क्या है, अकेला 5 भी हो सकता है। तो किसी नंबर में अगर 5 है, जैसे ये 7 है और इंटू 5 करूंगा तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 35। तो यानी 10 लाने के लिए, 0 लाने के लिए मेरे को 2 और 5 दोनों चाहिए, और 5 लाने के लिए मेरे को केवल 5 चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर 5 भी आ जाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 अकेले आने से ही 5 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी उसके यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा, और 0 भी आ सकती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 8 और 5, तो यानी 8 5 जा 40, 9 होगा तो 9 की 5 में मल्टीप्लाई होगा 45, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर आए 5 के अकेले होने से वो कंडीशन पूरी हो सकती है, इसलिए उसने कहा है कैन नॉट बी। तो यानी इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो जब हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 2 into 2 into 3 की पावर n, तो यहाँ पे लिख देंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन does not have 5 as a prime factor, so that 12 की पावर n cannot end with 0 और 5। तो इस तरह से करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए और प्रूव करा रहा है कि दीज नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि उसका वन और इटसेल्फ से भी ज्यादा फैक्टर होता है, यानी उसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। नंबर वन और खुद नंबर तो सभी के फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए यानी मोर देन टू फैक्टर अगर होते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब जरा इसका देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दो टर्म है, मल्टीप्लीकेशन जिसमें लगा होता है उसको एक ही टर्म मानते हैं पूरी को, प्लस से जो सेपरेट होती है वो दो टर्म हो जाती है। तो इन दोनों टर्म में मैं देख रहा हूं कि 13 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से क्या बचेगा 7 × 11 यानी 77 प्लस 1। ठीक है, तो देखो फिर क्वेश्चन तो यहीं से हो गया है कि देखो ये 13 इंटू दिस, तो यानी ये जो भी नंबर था जो भी इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। एक तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है और एक ये इससे डिवाइड होगा। इससे डिवाइड होने का मतलब 78 से डिवाइड होगा, तो यानी इस नंबर के दो फैक्टर है अदर देन 1 और इटसेल्फ। तो 1 से अलग दो फैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक हो गया 13 और एक हो गया हमारा 78। तो दो फैक्टर हो गए, सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, यानी हमें उसको दो से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। दिस नंबर हैज द मोर देन टू फैक्टर्स, यहां पे हमें क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। नंबर बी वाले को भी सॉल्व करते हैं। ये पूरी एक टर्म है, कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी टर्म दे दी है, और ये +5 है। तो देखो इन दोनों में 5 है, तो बच्चों मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा 7 × 6 × 4, 5 बाहर जा चुका है, × 3 × 2 × 1 और प्लस यहां से बचेगा बच्चों 1। तो अब ये देखो दो फैक्टर हो चुके हैं, एक फैक्टर ये है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये है और अदर देन 1 है, तो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। लास्ट वाले को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 5 × 3 = 15 प्लस 1। आप इसको ऐड करके भी दिखा सकते हो, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जब दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं तो वो उसकी फैक्टर होती हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 16, तो आप लिख देंगे दिस नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार के पेपर में आया है और इस बार भी आपको जरूर मिलेगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम जरूर सीखेंगे, उसी की हेल्प से ये प्रूव होता है। कुछ बच्चे उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, समझ में नहीं आता, बट मैं उस थ्योरम को यहाँ पे जरूर प्रूव करूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, लेट P इज अ प्राइम नंबर। क्या है P, क्या है मेरा प्राइम नंबर, और A क्या है हमारा, कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है। ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो वो ये बोलता है कि अगर P a² को डिवाइड कर रहा है तो प्रूव दैट P ऑल्सो डिवाइड A। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान ये रहे कि जो P है वो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और P हमारा a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो A के हमारे प्राइम फैक्टर है वो हम ले लेते हैं P1, P2, P3 और Pn तक। हमें नहीं पता कितने उसके प्राइम फैक्टर हैं। ध्यान रखना यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगेगी और यूनिकनेस भी। तो ये तो मैंने लगा दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी ये कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्राइम नंबर्स है ये यूनिक है, ये A के प्राइम फैक्टर यही हो सकते हैं, बदल नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है बट ये प्राइम नंबर बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं a² निकालूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा P1, P2, P3 और Pn। एक बार और इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी P1, P2, P3 और Pn, यानी मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलना चाहिए कि इधर वालों का भी स्क्वायर हो जाएगा, P1², P2², P3² और Pn तक का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे को बोला हुआ है कि P डिवाइड्स a²। जब P a² को डिवाइड कर रहा है और प्राइम नंबर है तो यानी P, P1, P2, P3 इनमें से कोई सा प्राइम फैक्टर होगा
तभी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर में देखो क्या आ रहा है, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, यानी जो p है वो इनमें से ही एक नंबर होगा। तो अब यहां पे देखो p किसको डिवाइड, p इज इन द ऑल प्राइम नंबर, यानी इन सब में से ही p होगा, समझ आएगा। तो यहां से देखो जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये देख लो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को कब डिवाइड करेगा, जब वो इनमें है, और जब इनमें है p1 p2 p3 में से कोई सा भी नंबर है तो ये वाले नंबर a को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि a के ये फैक्टर है, सो दैट p डिवाइड a। तो ये वाली थ्योरम हमारी इस वाले प्रूफ में लगती है, तो आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन है और यही हमारे इस टाइप के सभी क्वेश्चन में लगेगी। तो अब देखो क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सपोज दैट मैंने √3 को, इसको जब प्रूफ करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी जो मुझे प्रूफ करना है उसका पहले अपोजिट लेते हैं, फिर जो हमने लिया है अपनी ही बात को हम रॉन्ग प्रूफ करते हैं, इसीलिए इसका मेथड का नेम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो रूट लेट यहां पे कर लेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, पहले मैं इसको क्या ले लूंगा, रेशनल नंबर मैंने इसको ले लिया। तो √3 जब रेशनल नंबर है तो मैंने किस फॉर्म में लिया है, p/q में, दो कंडीशन होगी, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरी कंडीशन क्या है, p एंड q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, यानी ये अपने रिड्यूसिबल फॉर्म में है, यानी अब ये कट नहीं सकते, ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेट किया है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और इधर आ जाएगा p²/q²। तो अगर मैं q² को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3q² = p²। अब देखो p² के दो फैक्टर है, 3 और q²। अब p² के दो फैक्टर हैं, इट मींस क्या है कि दोनों फैक्टर से p² डिवाइड होगा, यानी मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं कि p² डिवाइडेड बाई 3, ये इसका मतलब है, जैसे मैंने यहां पे लिखा था p डिवाइडेड a², तो p आल्सो डिवाइडेड a, तो यानी 3 डिवाइडेड p², यानी 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं p की जगह 3r लेट कर लेता हूं कि लेट p = 3r, तो अब देखना कैसे चेंज हो जाएगा, p की जगह 3r रख दो, तो यानी 3q² = जब मैं 3r रखूंगा इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3q² = 9r², तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया q² = 3r²। क्या आया मेरा, q² = 3r², यानी यहाँ पे q के दो फैक्टर हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, q² कितना आया बच्चों, 3r², यानी q के दो फैक्टर हैं, यानी 3 से q² डिवाइड होगा, ठीक है, q² डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से q भी डिवाइड होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जब q भी 3 से डिवाइड हो रहा है और p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी p और q में क्या कॉमन फैक्टर है, 3, और जबकि हमने क्या लेट किया था कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर, क्या है, कॉमन फैक्टर 3, so that our assumption is wrong, so that our assumption जो हमने लेट किया था, our assumption is wrong, √3 is a irrational number। अब क्या है, ऐसा केवल मैं एक ही क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, √2 भी ऐसे ही होगा, √5 भी ऐसे ही होगा, √7 भी ऐसे ही होगा, सब में यही लग रहा है, जहां जहां 3 है उसको 5 से रिप्लेस करते चले जाओ, 7 आए तो 7 से रिप्लेस करते चले जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में जरूर आना है,
इस थ्योरम की हेल्प से ये होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। यानी अगर रूट 3 मेरा इरेशनल है तो 5 माइनस रूट 3 भी इरेशनल होगा। ये वैसे तो हमें पता है, लेकिन हमें लॉजिकली प्रूव करना है। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इसको प्रूव करने का मेथड का नेम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले जो भी हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हमें इसे लेट करना है। तो लेट करेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम इसका अपोजिट लेट करेंगे रेशनल नंबर। क्लियर? तो अब 5 माइनस रूट 3 को जो मैं लेट कर लेता हूं वो कर लेता हूं मैं p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने लेट कर लिया। तो अब मैं 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5 इज इक्वल टू नहीं, रूट 3 को इधर ले आते हैं और p अपॉन क्यू को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 5 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। एलसीएम ले लेंगे, या फिर एलसीएम लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये हो जाएगा 5q माइनस p अपॉन क्यू। अगर ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो p मेरा रेशनल, q मेरा रेशनल, ठीक है। तो ये पूरी जो टर्म है मेरी, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल। और रूट 3 क्या है दिया हुआ है उसमें, इरेशनल। तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो जो हमने लेट किया था वो हमने गलत लेट किया है। सो दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so that our assumption is wrong, is wrong। 5 minus root 3 is irrational number। तो कैसा है ये हमारा, irrational नंबर है। अच्छा, इसको करने का एक इजी मेथड और है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लेके आप इसको डायरेक्ट p या a भी लेट कर सकते हो। वो कैसे, वो भी मैं करके दिखा देता हूं, वो भी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट लाइन दोनों में सेम ही रहेगी कि 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल है तो मैंने a लेट कर दिया। अब जब मैंने रेशनल नंबर लेट किया है तो a बच्चों कैसा है, रेशनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट 3 को उधर ले जाएंगे, 5 माइनस a इज इक्वल टू रूट 3। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये दोनों रेशनल है। तो रेशनल का जो डिफरेंस होता है वो भी रेशनल ही आता है। क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ये हो गया रेशनल नंबर। और रूट 3 हमें क्या कैसा दिया हुआ है बच्चों, इरेशनल नंबर, और हम इसको जानते भी हैं। अगर ये नहीं भी देगा तो भी हमें पता है रूट 3 कैसा है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और यही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में वही आ जाएगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें पता है दोनों इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल का जो एडिशन है वो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो अब हमें ये हमें नंबर प्रूफ करके दिखाना है। बेसिकली जो इरेशनल का जो एडिशन है वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लॉजिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है उनका एडिशन इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है। ये ध्यान रखना, अभी मैंने गलत बोला था कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल ही होगा, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो 5 माइनस रूट 3 ये हमारा इरेशनल है, और दूसरा नंबर में ले लूं 5 प्लस रूट 3 ये भी इरेशनल है। तो जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ भी आ सकता है इरेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, लेट रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं जरा, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a, ये मैंने लेट कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर करो दोनों साइड का, तो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b की आइडेंटिटी हमें ओपन करनी पड़ेगी।
ए स्क्वायर यानी 2, जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा हमारा, रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने लास्ट भी आपसे बताया था, ट्रांसपोजिशन में बताना भूल गया कैसे करते हैं, जो इरेशनल पार्ट होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी रेशनल वाले पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे केवल रूट 6 को अकेला रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 3 + 2 5, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5। इस बात का ध्यान रखेंगे, केवल इरेशनल पार्ट एक तरफ रखेंगे, रेशनल वाला एक तरफ चला जाएगा। तो यहां से मेरे को मिलेगा रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5/2। अब यहाँ पे देखो 5 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, ए स्क्वायर भी रेशनल है। देखो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन कुछ नहीं पता होता कि इरेशनल का क्या आएगा, लेकिन रेशनल नंबर का हमें पता होता है। इरेशनल के केस में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एडिशन का मैं तुम्हें एग्जांपल दे चुका हूं। देखो ये दोनों इरेशनल है, तो इनका जो सम था वो हमारा रेशनल आया। अब अगर सपोज दैट मैं रूट 3 और प्लस रूट 2 ले लूं, ये इरेशनल ये इरेशनल, दोनों का एडिशन भी इरेशनल है। तो यानी इरेशनल का एडिशन एक बार तो रेशनल आ रहा है, एक बार इरेशनल आ रहा है। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। अगर मैं दो इरेशनल नंबर ये ले लूं सेम रूट के अंदर, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो रेशनल आएगा। अगर मैं अलग अलग ले लूं रूट 3 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 6, यानी इरेशनल ही आ जाएगा। यानी इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन रेशनल नंबर जो होता है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रेशनल ही आता है। तो ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, इनके साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। तो रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करो या डिवीजन करो, हमेशा क्या आता है, रेशनल। तो यानी ये राइट साइड जो है बच्चों वो मेरे सॉल्व होके रेशनल नंबर आएगी, और ये वाली साइड बच्चों क्या है, मेरी इरेशनल आएगी। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so that 2 + √3 is a irrational number। मैंने रेशनल ऐड किया था, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, so that √2 + √3 is a irrational number। ये क्या है हमारा, irrational नंबर होगा। क्लियर है बात, चलते हैं। तो इस तरह के मैंने आपको दो क्वेश्चन लिए, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, सिंपल है, बट मैंने एक डिवाइड वाला केस भी ले लिया है, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे इसको रेशनल इरेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो देखो कैसे करेंगे, लेट, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, √5 + √3/2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने ए लेट कर लिया, और बच्चों ए कैसा है, रेशनल नंबर। कैसा है, रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बच्चों √2, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 + √3 इज इक्वल टू a√2। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा, √5 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a + b का आइडेंटिटी आप खोल दीजिए, a² + b² + 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a² और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√15 इज इक्वल टू 2a² माइनस कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा √15 इज इक्वल टू 2, कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि कैंसिल हो रहा है, a² - 4/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे आ गया a² - 4, तो अब देखो a भी मेरा रेशनल है, 4 भी मेरा रेशनल है, तो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, रेशनल ही तो होगा। तो बच्चों ये वाला नंबर है मेरा
रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है मेरा? रेशनल नंबर। और इधर वाला नंबर कौन सा है मेरा? इरेशनल नंबर। ये है बच्चों मेरा इरेशनल नंबर। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। स्टेटमेंट वही लिखेंगे, आवर assumption is wrong so that this number is a irrational number। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक एप्लीकेशन ये भी है, 9th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट मैंने फिर भी ये क्वेश्चन ले लिया है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन के हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो रेशनल नंबर को जब भी डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो दो ही फॉर्म आती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट का मतलब जो डिवाइड है वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। या दूसरा, अगर रुकेगा नहीं तो वो रिपीटिंग होगा, यानी किसी फिक्स पैटर्न को बार बार वो रिपीट करेगा। यानी जब भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में बनाते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग बनता है, ठीक है। तो वो वही फॉर्म पूछ रहा है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यानी कौन सा डिवाइड रुक जाएगा, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी वो फर्दर चलता रहेगा और एक फिक्स पैटर्न को रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसका जो हमें चेक करने का मेथड होता है वो ये होता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर, क्योंकि डिवाइड जो होता है वो डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, अगर मैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करता हूं, इसीलिए क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अगर मैं ये कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं, अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर करता हूं तो वो केवल इस फॉर्म में आने चाहिए, या तो 2 की पावर n, यानी उन प्राइम फैक्टर में या तो अकेला 2 हो, या अकेला 5 हो, या ये दोनों हो केवल, या ये दोनों हो केवल, और ये पावर अलग अलग भी हो सकती है। यानी या तो डिनोमिनेटर के जब हम फैक्टर करेंगे अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है उसमें, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। बट इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में इन दोनों के अलावा कोई नंबर आता है तो वो तो होंगे रिपीटिंग, और अगर यही दोनों आते हैं तो वो होंगे हमारे टर्मिनेटिंग। तो बारी बारी से चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 8, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो कितने आएंगे बच्चों? आप देख सकते हो कि केवल प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, यानी ये 2 की पावर n की फॉर्म का है, इसलिए ये बच्चों कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। यानी पहले वाला जो डिवाइड है वो टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड करे ही हमने पता कर लिया। अब आ जाता है ये 455, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा 45, और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर किससे हो रहा है? 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 13 से। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर देखेंगे 5 तो है, लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी है, इसलिए ये रिपीटिंग होगा। ये सेकंड वाला कैसा है बच्चों? हमारा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखते हैं, और हाँ न्यूमरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से कैंसिल नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से कैंसिल है या नहीं है, देखते हैं। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, और ये नहीं कैंसिल हो रहा। 9 से देखते हैं, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, कितने से हो रहा है? 9 से, 3 1 जा 3, और कितना आ जाएगा ये हमारा? 3 4 3, 7 का क्यूब हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचेगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा। ये बुक में ही गलत टर्म दी हुई है, इसको हम ले लेते हैं। ये 2 4 3 दिया हुआ था, ये बुक में ही मिसप्रिंट है, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है। तो ये 2 4 3 है, 3 4 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से कट करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 और 3 से 1। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो इसमें 2 और 5 के अलावा डिजिट आ रही है, यानी 3, तो ये भी बच्चों कैसा होगा? रिपीटिंग, यानी ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, ये भी कैसा होगा? रिपीटिंग या रिकरिंग। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। 3 1 2 5, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, और 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर में ओनली 5, मैंने बताया था कि अकेला 5 भी हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यानी ये भी हमारा बच्चों कैसा नंबर है? जो फ्रैक्शन है ये भी हमारा टर्मिनेटिंग
तो हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो कि HCF और LCM पे बेस्ड है। तो ये क्या कह रहा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम्हें HCF और LCM फाइंड कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 90 के और 144 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 90 के करेंगे तो 2 से 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। यानी इसके फैक्टर अगर मैं लिखूं 90 के तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 144 के करते हैं, 144 के करेंगे तो 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 3 या 9 और 3 से करेंगे तो 1। तो मैं 144 के यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बाकी इसमें 5 है ही नहीं, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको कि HCF क्या होता है और हमारा LCM क्या होता है। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर ही लिखे हुए हैं, इसलिए HCF फाइंड करना बहुत इजी होता है। तो HCF जब हम फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर लिख लो। कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर का 2 आ रहा है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अभी तो केवल मैंने फैक्टर लिखे हैं कि कॉमन क्या है, 2 और 3। अब देखना हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो मैक्सिमम कौन सा कॉमन है, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 4 इसमें नहीं है। यानी 2 ऐसा है, 2 की पावर 1 ऐसा है जो दोनों के अंदर है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ पे पहले तो मैंने कॉमन फैक्टर लिख लिया, कौन सा कॉमन है, 2 और 3। अब ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। हाईएस्ट अगर आपको लगता है कि 2 की पावर 4 हाईएस्ट है लेकिन वो दोनों में नहीं है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो उसको हाईएस्ट देखना है। तो 2 की पावर 1 है जो दोनों के अंदर है। अब आ जाते हैं 3 की पावर 2 है तो देखो वो दोनों में है, 3 की पावर 2 है तो वो दोनों में, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी आ जाएगा 3 की पावर 2 9, 9 2 जा 18। यानी इन दोनों का जो HCF है वो हमारा आ जाएगा 18। अब बात आती है LCM। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट को, अब ये मैंने मल्टीपल तो लिखे हुए नहीं है, ये तो फैक्टर है, तो ध्यान रखना फैक्टर से हम मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना पोर्शन कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और एक्स्ट्रा वाला जो है वो सब भी आएगा दोनों का। जो इसमें नहीं होगा वो भी आएगा और जो इसमें नहीं होगा वो भी आएगा, और जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा। ध्यान रखना है, इसके सारे फैक्टर्स आएंगे, इसके सारे फैक्टर्स आएंगे, बट जितने कॉमन है वो एक बार ही आएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। ये 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब देखो 2 जो है मैक्सिमम वाला लिख देंगे, यानी क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वाले के अंदर मिनिमम वाला तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4। ठीक है, अब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 भी 5 नहीं करेंगे इसको, 2 की पावर 4। यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। अब इसमें 5 है तो 5 यहाँ पे भी रहेगा, और 5 की पावर 1 है तो यहीं पर रहेगा। सपोज दैट यहाँ पे 7 होता तो इसका 7 भी यहाँ पे आता। कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करके वो पूछेगा नहीं, वो आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की फॉर्म में ही पूछेगा, यानी आपको पावर में ही आंसर देना है। तो एलसीएम और एचसीएफ को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर ही आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएंगे, और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो दोनों के अंदर है। हाईएस्ट का मतलब 2 की पावर 4 मत लिख देना, क्योंकि 2 की पावर 4 दोनों के अंदर नहीं है, कॉमन नहीं है, तो केवल 2 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो इसलिए 2 की पावर 1 आया है यहाँ पे, इनटू 3 की पावर 2
दोनों के अंदर है, तो इसलिए मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। ऐसे ही अगर मेरे को वो 3 नंबर दे देता है तो हम 3 का फाइंड कर लेंगे। सपोज दैट इन दोनों के साथ मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ मैं 192, तो तब देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा। अब ये मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, ऐसे कर लो, इसको मैं रेस कर देता हूँ 90, 192 और 44, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर। अब हम ये देखेंगे इन दोनों के फैक्टर तो मैंने कर लिए, थर्ड वाले के और देख लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। क्लियर है बात। तो अब मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं 192 के क्या फैक्टर आएंगे, तो उसमें 2 और 3 दो ही हैं, 2 इंटू 3, 3 की पावर तो है 1 और 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ रही है 6। सबसे पहले बच्चों फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लो कौन कौन से हैं, लेकिन वो अब तीनों में होने चाहिए, 2 2 2 तीनों में मैंने लिख दिया, इनटू 3 3 3 3 भी लिख दिया। अब देखना हाईएस्ट पावर कौन सी है जो तीनों के अंदर है, तो 2 की पावर 1 यहाँ भी है, 2 की पावर 1 यहाँ भी है और 2 की पावर 1 इसमें भी है, तो 2 की पावर 1 ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 अगर मैं लूंगा तो वो इसमें नहीं है, इसमें तो है 2 की पावर 4, क्योंकि इसमें 2 की पावर 6 है, 2 पावर और हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मुझे हाईएस्ट वाली पावर देखनी है जो तीनों के अंदर है, क्लियर। इनटू अब आ जाता है 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो तीनों के अंदर होनी चाहिए वो। तो इस बार 3 की पावर 1 है जो तीनों के अंदर है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यानी 2 इंटू 3 6 इसका एचसीएफ आएगा। 5 को हम नहीं लिखेंगे एचसीएफ के अंदर, क्योंकि केवल कॉमन वाले फैक्टर ही हमें लेंगे। अब चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम पे मैंने बोला है सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लो, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो, पावर हम बाद में लगाएंगे। 2 कॉमन है लिख लिया, 3 कॉमन है 3 भी लिख लिया, इनटू 5 कॉमन नहीं है तो 5 को भी लिख लो, क्लियर है। अब ये देखेंगे कि जो 2 है जो कॉमन वाला है वो एक ही बार आए, यानी 2 की पावर 1 इसमें है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, तो 2 की पावर 1 का पे ध्यान ही नहीं देंगे। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 इसमें भी है, तो यानी अगर मैं 2 की पावर 6 लिख दूं तो 2 की पावर 6 के अंदर 2 की पावर 1 भी है और 2 की पावर 4 भी है, यानी मैक्सिमम वाली पावर ले लेनी है आपको। एक लाइन में अगर बोलूं तो आपको मैक्सिमम वाली पावर लेनी है उसकी। ऐसे ही आ जाते हैं 3 की पावर में, तो अगर मैं 3 की पावर 2 ले लूं तो वो मैक्सिमम है, तो हम मैक्सिमम वाली पावर ले लेंगे। और 5 एक बार है तो 5 एक बार ही रहेगा जैसा है। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 और होता तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम अब मैंने आपको निकालना बता दिया इसमें। अब चलते हैं इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमें 96 और 404 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला इसमें बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो 96 के जो फैक्टर आएंगे 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 है ये और इंटू 3, 5 पावर में बना देता हूँ छोटा, ठीक है। अब 404 के 2 से करेंगे 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 101 और 101 करेंगे हम किससे। 101 कैसा नंबर होता है हमारा, प्राइम नंबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 101 से 101 हमारा एक बार में ही आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 37 से, सॉरी ये हमारा 37 से 3 3 जा 9 और 11 नहीं 101 प्राइम ही है, ठीक है। अब आ जाता है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे
404 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 101। 7 से नहीं कट रहा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो HCF क्या होता है, मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लो आप। तो पहले कॉमन फैक्टर केवल हमारा 2 है और वो भी हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब 5 नहीं है, 2 जो कॉमन हो वो वाला हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 है, तो यानी हमारा ये आ गया 2 की पावर 2 4। अब देखो एलसीएम फाइंड करना है तो हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन वही आता है जो मल्टीप्लिकेशन आता है HCF इनटू LCM का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। इसमें 4 चीजें होती हैं, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, HCF, LCM। तो आपको कोई भी 3 दे देगा और चौथा आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 नहीं देगा तो हो सकता है 2 नंबर दे दे, 2 नंबर दे देगा तो HCF हम फाइंड कर सकते हैं, वहां से LCM निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी 3 चीज दे देगा, आपको चौथी पूछेगा। तो अब मेरे को दोनों नंबर पता है, 96 इंटू 404 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। HCF मैंने निकाल लिया है, कितना है 4, तो मेरे को LCM बताना है। तो यहां से LCM इजीली आ जाएगा, तो LCM कितना आएगा बच्चों, 96 इंटू 404 और 4 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 101, तो LCM कितना आ गया मेरा 96 इंटू 101। अब देखो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर मैं यहाँ से LCM निकालूं तो इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, बट वो एक ही बार आएंगे, और जो कॉमन नहीं है वो सारे भी लिख देंगे। तो देखो 2 कॉमन फैक्टर है हमारा, अगर मैं 2 की पावर 5 लिख लूं तो 2 की पावर 2 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 इंटू, ये कॉमन नहीं है तो यहाँ 3 आएगा, और 101 कॉमन नहीं है तो वो भी आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करना, 2 की पावर 5 हमारा कितना होता है, 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32 और 3 96 इंटू 101, और यही हमारा एलसीएम वहां पे आया था 96 इंटू 101। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो हो जाएगा 96 बन जा 96 और 96 बन जा 96, ऐसे ही आ जाएगा हमारा 9696। तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला था, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। तो जरा एक बार हमें समझ लेना है कि एलसीएम और एलसीएम प्रैक्टिकली क्या होते हैं। सपोज दैट मेरे पास 3 नंबर है 12, 24 और 36। जरा मैं इनका एलसीएम फाइंड करता हूं तो 2 से 6, 12 और 18, 2 से 3, 6, 9, 2 से करेंगे तो 3, 3 और 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 3 और 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, तो बच्चों ये एलसीएम आया। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इन तीनों को एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं करेगा, इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी जो नंबर आएगा वो इन तीनों से ग्रेटर आएगा। तो जरा मैं देखता हूं कितना आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा आ जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 1 करे 72। यानी 72 ऐसा नंबर है इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, वो कह रहा है ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। अच्छा, स्मॉलेस्ट का क्या रोल है, इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। 72 से अगर आगे में बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो इन तीनों से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें कौन सा एलसीएम कौन सा नंबर होता है, इन तीनों से डिवाइड होगा बट स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। यानी 72 से स्मॉलेस्ट नंबर कोई नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? तो एलसीएम जब भी फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट की अगर हमें कहीं जरूरत होगी जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो एलसीएम फाइंड करेंगे। तो उसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो इन तीनों से जब हम उसको डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, हर केस में रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अब देखो ये 72 है, इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 0।
अगर मैं ये कहूं कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए इन तीनों के केस में, तो पहले रिमाइंडर 0 था तो 72 था। अगर रिमाइंडर 2 मेरे को बचाना है तो इसमें 2 ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चा 74। अब हर केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही मेरा क्वेश्चन है, इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है और रिमाइंडर 7 बचाना है। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद आप उसमें से क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से फाइंड करते हैं हम 35, 56 और 91 का 5 से कट करेंगे तो 5 से बन जाए 35, 5 से ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 बन जाए 7, 7 8 जा 56 और 7 से 91 को करेंगे तो 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21। अब 8 है तो ये 3 टाइम्स 2 से कट होगा 4 और 13, 2 से करेंगे तो 1 2 13, 2 से करेंगे तो 1 1 13 और इसको करेंगे तो 13 1 1 1। तो ये हमारा कितना आ चुका है बच्चों, ये एलसीएम आ चुका है। लेकिन मेरे को ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर मिलने वाला है वो ऐसा नंबर मिलने वाला है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन मुझे वो नंबर ढूंढना है कि जिसमें डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर भी बचे। तो पहले कंप्लीटली डिविजिबल नंबर फाइंड कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 और फिर 5 into 7 into 13 मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 into 7 into 13, 13 4 जा 52, 0 into 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 5 जा 35 और 36। ये नंबर आया है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर क्वेश्चन में ये आता है इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड करो तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब कह रहा है 7 बचना चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें 7 ऐड कर देंगे जिससे कि हम जब भी डिवाइड करेंगे तो ये जो एडिशन वाला 7 है ये हर बार रिमाइंडर की फॉर्म में बच जाएगा। ये तो हमने प्रैक्टिकल यूज देखा एलसीएम का कि एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, यानी ये तीनों उसको डिवाइड करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हमारा जो ये HCF होता है इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम HCF समझते हैं, वो लास्ट वाली डिजिट ही कंसीडर कर लेता हूं 12 24 और 36। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। LCM जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, यानी वो इनसे बड़ा होगा बट उसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद वाले सारे नंबर डिविजिबल होंगे। HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करेगा। LCM कैसा नंबर होता है जो इनसे डिवाइड होगा, तो जो इनको डिवाइड करेगा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा, तो अगर मैं 12 को देखूं तो 12 लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो 12 24 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को भी और 12 को भी, ठीक है। तो HCF ऐसा नंबर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब सपोज दैट x मेरा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है, तो वो ये कह रहा है कि जब x से मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए मेरा 1, और जब मैं x से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए मेरा 2, और जब मैं x से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए मेरा 3। ये इस तरह से बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। ये इज इक्वल टू ना लगा के कॉमा लगा देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इतना रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं x से इसको डिवाइड करूं और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर नहीं है। अगर मैं 1 माइनस कर दूं इस नंबर में से तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मुझे मिल जाएगा, यानी मुझे बोलना चाहिए 1520 जो है वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है, ठीक है।
ऐसे ही x से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 बच रहा है रिमाइंडर में। अगर 2 को इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर x से। ऐसा ही यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, अगर 3 माइनस कर दूं तो 15625 ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है। क्लियर है बात? तो यानी अब मेरे को क्या फाइंड करना है, ऐसा नंबर जो 1250 को 15625 को और 9375 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। यानी मैं ये रिमाइंडर वाली टर्म हटा देता हूं। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि x से ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो ऐसा नंबर क्या होता है, इन तीनों का HCF। तो यानी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि लार्जेस्ट नंबर पूछेगा और रिमाइंडर अलग अलग दिए होंगे, तो जिसका जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो और जो हमारा आंसर, जो हमारे माइनस करने के बाद हमें नंबर्स मिलेंगे, उनका HCF फाइंड करना है। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हमने रिमाइंडर माइनस क्यों करा, क्योंकि जब माइनस नहीं कर रहे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो जब मुझे एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पता चल जाएंगे तीनों और वो एक ही कॉमन नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, तो उस केस में हम HCF फाइंड करते हैं। तो पहले अब मेरे पास ये 3 डिजिट आ गई, इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो जरा इसको लगाते हैं, तो इसको करते हैं। तो देखो ये 1000 है, ये लगभग 9000 है। तो 9000 टाइम तो नहीं जाएगा, हम 8 करके देखते हैं। 8 0 0 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 22, 8 1 जा 2 10,000 नहीं जा रहा, तो 7 टाइम्स जाएगा ये। 7 0 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। ठीक है, कम आया, ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2 और ये 625। तो अब ये इधर डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आया था ये 2 टाइम्स कंप्लीटली कट हो रहा है। यानी पहली 2 डिजिट का जो HCF है वो 625 है। अब 625 और थर्ड डिजिट का निकालते हैं। तो जरा यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, आप अच्छे से समझ गए हो। तो यहीं पे निकालते हैं 625 से। तो 625 ये है 1562, तो यानी 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना होता है 1250। अभी किया था हमने प्रीवियस वाले डिवाइड में। 2 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3, 5 राइट डाउन कर लिया नीचे, और ये इसके 5 टाइम्स होता है 3 1 2 5, ये माइनस कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है HCF। तो यानी HCF एक ऐसा नंबर हमें फाइंड हो चुका है जो कि लार्जेस्ट है, और जब वो इनको इसको डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन जब ये 625 इसको डिवाइड करेगा तो इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 और इसमें 3, और यही उसने हमसे पूछा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप टुगेदर, their steps 30 cm, 36 cm and 40 cm respectively. What is the minimum distance so that each can cover the same distance in the complete step? वैसे तो जब भी हमसे LCM पूछेगा तो मिनिमम या लीस्ट या लोअर, मतलब मिनिमम को इंडिकेट करने वाली टर्म बोलेगा, और जब भी HCF पूछेगा तो मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप की टर्म पूछेगा। ठीक है, तो इसने बोल ही दिया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, बट इस चीज को भी हमें रटना नहीं है, हमें इस चीज को समझना है। जैसे 3% निकले, इसका जो स्टेप है वो 30 सेंटीमीटर है और इस वाले का स्टेप 36 सेंटीमीटर है और इस वाले का स्टेप हमारा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी कि अगली बार ये सेम स्टेप रखें। तो अब देखो इसका 30 सेंटीमीटर है, जब ये नेक्स्ट रखेगा तो फर्स्ट स्टेप पे ये आगे निकल चुका होगा, ये इस दोनों से आगे निकल गया होगा, तो इनके स्टेप्स मिसमैच हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो अलग अलग रखेंगे ये, लेकिन ऐसी डिस्टेंस बतानी है कि इनके स्टेप्स बिल्कुल सेम रखे जाए।
कहाँ रखे जाए, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, स्ट्रेट लाइन में। तो मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तभी तो स्टेप रख पाएंगे। तो मुझे इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम अगर मैं फाइंड करूं तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं विद प्रैक्टिकल, तो आपको पता चल जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, 18, 20, 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, 9 और 10, 2 से कट करेंगे तो 15, 9 और 5, अब 3 से कट करेंगे 3, 5 से 3, 3 जा 9 और 5, फिर 3 से कट करेंगे तो 5, 1, 5 और 5 से कट करेंगे तो 1, 1, 1। क्लियर है ये बात? ये हमने इस तरह से कर लिया है, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम कितना था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 120 3 जा 360, यानी 360 वो डिस्टेंस कवर करेंगे। अब देखो जब पहले वाला कि कोई एक स्टेप को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 12, यानी जब ये 12th स्टेप रखेगा तो ये 360 डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज दैट यहां तक का डिस्टेंस 360 है, आया समझ में? तो ये अपना 12th स्टेप रखेगा, ठीक है। ये वाला कितना रखेगा, 360 अपॉन 36, यानी ये 10th रखेगा। और 40 वाला कौन सा रखेगा अपना, बताओ जरा डिवाइड करके, 4 9 जा, ये अपना 9th स्टेप रखेगा। तो तीनों का स्टेप सेम पॉइंट पे जाके गिरेगा। कई बार वो ये भी पूछ लेता है, ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया है कि तीनों के कितने स्टेप हो चुके होंगे जब उनके सेम पॉइंट पे स्टेप आएगा, तो तीनों कितने कितने कदम चल चुके होंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वो 12 स्टेप चल चुका होगा, सेकंड वाला 10 स्टेप चल चुका होगा और थर्ड वाला 9 स्टेप चल चुका होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में मिनिमम, एटलीस्ट या लीस्ट या लोअर या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है तो मैक्सिमम केस में हमारा एलसीएम होता है। बट फिर भी हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे कि क्या हमें एलसीएम ही फाइंड करना है, फिर अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो मैंने फाइंड लिखा है वो दो बार में फाइंड लिखा है आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सबसे फर्स्ट आता है ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, 872 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई, यानी मैंने 1320 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या कह रहा है, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। इस वाले फाइंड को पहले मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो मैंने लीस्ट, एटलीस्ट, मिनिमम, लोअर, इसके लिए आपको एलसीएम बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में समझना है, इसीलिए मैंने बोला था जब भी लीस्ट या मिनिमम दिया फिर भी हम अपने क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। टाइल्स कम से कम कब लगेंगी, जब टाइल का साइज बड़ा होगा। जितनी बड़ी टाइल हम लगाएंगे उतनी ही कम टाइल्स हमारी लगेंगी। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल का मतलब है कि आपको डायमेंशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइंड करना है। अब पढ़ते हैं ऊपर वाला, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, यानी जो हमें टाइल लगानी है उसकी साइड मैक्सिमम क्या होगी। तो देखो जब मैं इसमें टाइल लगाऊंगा स्क्वायर टाइल, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगी या नहीं होगी। तो ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो 1872 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और इधर जब हम टाइल लगाए तो 1320 को भी डिवाइड कर दे। यानी इस क्वेश्चन में एक हिडन चीज और है कि जो टाइल है वो हमें कटिंग नहीं करनी है, यानी कंप्लीटली टाइल हमारी लगनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि देखो टाइल की तो ये वाली साइड और ये साइड दोनों इक्वल है क्योंकि स्क्वायर टाइल है। तो मेरे को ऐसी डायमेंशन लेनी है जो 1872 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 1320 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो हम HCF फाइंड करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसीलिए लिया था कि जिससे कि लीस्ट होने पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमें LCM फाइंड करना है,
क्योंकि लीस्ट टाइल तब पॉसिबल है जब उसकी डायमेंशन मैक्सिमम है, यानी मेरे को मैक्सिमम नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ये 1 टाइम्स टेबल हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 5 5, ठीक है। अब यहाँ जाएगा 1 3 2 0, तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। तो यह जाएगा हमारा 10 में से 4 6 1 और 1, ठीक है। और यह जाएगा 5 5 2, तो ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 1 जा 4, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 14 में से 6 गया तो 8, तो ये बचा। और ये आ जाएगा हमारा 116, तो 81 1 जा 88, तो कितना बचेगा 8, और कितना आएगा हमारा ये 16 28, अब ये हो जाएगा हमारा 88, 28 3 जा सकता है ये, 3 8 जा 24, 84 है, तो कितना बचेगा ये हमारा 4, और ये आ जाएगा हमारा 28, 4 7 जा 28, यानी जो इसका HCF आया है वो हमारा कितना आया है 4 आया है। HCF कितना आया है हमारा 4 आया है। तो पर इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रही है, ये हो गया 2 7 5 4 तो नहीं आ सकता, 8 से भी कैंसिल हो रहा है, ये हो गया हमारा 5 5 5 2, और ये हो गया 2 टाइम 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये हो गया 6 1 और सॉरी 6 1, यहाँ आएगा बच्चों 2, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हल्का सा मेरे से मिस्टेक हो गया है माइनस करने में। तो ये आएगा हमारा 216 2 जा 216 कितना हो जाएगा 432, 0 2 और कितना बचेगा हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 216, तो 2 जो 1 जा 120, कितना बचेगा 6, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 9, 120, ये आ जाएगा 1 यानी 96, कितना आएगा हमारा 4, और ये आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। अब 24 से 96 को माइनस करेंगे तो 4 जा 96, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर दूंगा, 120 में से 96 माइनस किया तो 24 4 जा 96, यानी बच्चों इनका HCF आया है कितना 24, तो यानी जो स्क्वायर टाइल की साइड है वो 24 सेंटीमीटर होगी। अब उसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, तो ये अब छोटी क्लास का क्वेश्चन रह गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, यानी 24 इंटू 24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 5 52, तो 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 से इसको कट कर लेते हैं, 8 2 जा 16, कितना बचेगा हमारा 2 27, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 234 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 8 3 जा 24, 3 से इसको कट करते हैं तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 से इसको कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी 78 इंटू 55, तो कर लेते हैं जरा कितनी टाइल्स आएंगी ये हम कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 4 5 7 जा 35 और 4 39, तो 0 9 3 जा 12, 1 3 और 1 4, 4 to 9 0 टाइल्स हमारी लगेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लीस्ट पॉसिबल ऑफ टाइल्स पूछ रहा है तो डायमेंशन मैक्सिमम होगी, और जब भी कोई चीज हमसे मैक्सिमम पूछेगा तो हम हमेशा HCF फाइंड करेंगे।